जिसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। अभी भी 5-7 मिनट का टाइम ऑलरेडी लग चुका है पहले ही, तो कृपया प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है उजाला टेस्ट सीरीज स्टूडियो से। और हम जो सेशन करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई अभी जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं के अनुसार, जो रीटमेंस थर्ड ग्रेड की परीक्षा जो हुई थी उन परीक्षाओं में जो जो प्रश्न L1 L2 SST L2 मैथ साइंस या फिर अन्य किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न आए थे, हम उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं कि वो आरबीएससी वन लाइनर जो बुक हमने निकाली थी उस बुक में से प्रश्न आए थे काफ़ी, और उसी को लेकर हम ये सेशन लाइव कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स अभी किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा कंफर्म रहे और वो आगामी समय में इस महत्वपूर्ण पुस्तक को अपने पाठ्यक्रम में जरूर जारी रखें। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर स्टार्ट कीजिए। तो ये आज दिनांक है 23 जनवरी, और जो मैथ साइंस का पेपर हुआ था उसमें जो जो प्रश्न आए थे हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, जो फर्स्ट जो प्रश्न अपनी बुक में से, आरबीसी वन लाइनर बुक में से जो प्रश्न आया था वो डायरेक्ट प्रश्न, कई तो ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं जो बुक के एक एक पेज से दो दो प्रश्न आए हैं या एक ही पेज पर सभी कथन मिल रहे हैं। परीक्षा में लेवल थोड़ा कठिन था, लेकिन ये देखिए, जैसे राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तियों को कालक्रम से व्यवस्थित करें, जो पहला ही प्रश्न कालक्रम अनुसार था, तो ये प्रश्न थोड़े टफ थे। और इसमें आप यदि ये सिखवाड़ वन लाइनर बुक में देखते हैं तो पेज नंबर 133 पर आपको ये फैक्ट मिल जाएंगे, जो कि अभी स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा। एक बार थोड़ा सा कंफर्म करवा दीजिए कि क्या हमारी आवाज़ एकदम बढ़िया आ रही है, और ठीक है। तो जो पहला ही कथन था वो ये था कि कर्पूरचंद कुलिश उनकी जन्म दिनांक, और ये जो है कोमल कोठारी इनकी, और कृपाल सिंह शेखावत और जगजीत सिंह इनकी जो डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दिनांक थी उसके अनुसार इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। तो ये देखिए, यहाँ पर हम ये प्रश्न ढूंढ रहे हैं जो जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे मिल रहा है। कृपाल सिंह का जो जन्म हुआ था वो सीकर जिले में 1922 में, और एक था जगजीत सिंह, शायद जगजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1941 में हुआ था। और इसी के साथ में कोमल कोठारी का जो जन्म हुआ था वो यहाँ पर जन्म नहीं लिखा हुआ, लेकिन 1929 में हुआ था। और कर्पूरचंद कुलिश ये भी है जो प्रश्न, और ये इस बुक में मिल रहा है जो 1926 में इनका जन्म हुआ था। तो ये एक ही पेज पर ये प्रश्न का आपको पूरा पूरा प्रश्न मिल रहा है, सिखवाल वन लाइनर जो आरबीएससी फैक्ट पर आधारित हमने निकाली थी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये देखिए, दिए गए कथन में अभिकथन ए और अभिकथन ए के रूप में लिखित, तो दूसरा कारण, यानी कथन और कारण वाला है। तो इसमें पहला जो है, राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है, और जो कारण है वो राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। जो इसका राइट आंसर है वो ये देखिए, आप इस बुक के अंदर पेज नंबर 28 पर है, और यहाँ पर देखिए जिप्सम के बारे में बताया गया कि जिप्सम का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। बीकानेर, नागौर, और ये अपना गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली। और रासायनिक उर्वरक प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट बनाने के उपयोग में लिया जाता है जिप्सम को। रासायनिक उर्वरक यानी खेती में भी काम में लिया जाता है। तो ये प्रश्न आपको मिलेगा पेज नंबर 28 पर, कौन सी बुक में? आरबीएससी वन लाइनर बुक, जो आपको स्क्रीन पर एक साइड में दिखाई दे रही होगी, उस बुक में आपको मिलेगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं जो बाद में भी इस वीडियो को जो देखेंगे, हो सकता है लाइव में कुछ बच्चे कम हो अपने अपनी पर्सनल कुछ काम कारणवश, तो बाद में भी जो बच्चे देखेंगे तो एक बार मैं आपको जरूर रिव्यू करवा दूं कि ये बुक जो है ये इंपॉर्टेंट है, और अपने पाठ्यक्रम में जरूर शामिल करना। आगामी भर्तियों में यहाँ से काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही, बनास, बाणगंगा और पार्वती। तो यहाँ पर प्रश्न आसान है, माही नदी है, लेकिन ये आपको पेज नंबर 15 पर आरबीएससी वन लाइनर सिखवाल की जो बुक आई थी अभी कुछ ही दिन पहले, महीना भर पहले, तो उस बुक में आपको प्रश्न मिलेगा ये सीधा। अरब सागर में अपवाह तंत्र में गिरने वाली नदियां हैं, तो ये है माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी और पश्चिमी बनास। तो ये नदियां जो हैं अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां हैं। और लूनी नदी जो है, एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पर लूनी नदी है, लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में पहले पानी अपना जल गिराती है, और कच्छ के रण में होते हुए उसके बाद में इसका पानी ये अरब सागर में जाता है। तो ये डायरेक्ट सीधा अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रश्न नंबर 14, पहले प्रश्न देख लेते हैं।
शेरगढ़ ये है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शेरगढ़, सीता माता, ताल छापर और ये भैंसरोडगढ़ जो है वन्य जीव अभयारण्य, और इनको जिले अनुसार व्यवस्थित करना था। तो भैंसरोडगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। सीता माता शायद मेरे ख्याल से ताल छापर जो है चूरू में है। लेकिन ये प्रश्न जो है ये आपको अलग अलग पेज नंबर पर मिलेगा। पहला एक ये देखिए मैथ साइंस का प्रश्न, ये देखिए सीता माता अभयारण्य जो है वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व सलूमपुर में। नए जिले सलूमपुर के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको ये पेज नंबर 25 पर आरबीएसई वन लाइनर बुक जो है उसके अंदर मिल जाएगा। भैंसरोडगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर देखिए भैंसरोडगढ़, ये देखिए भैंसरोडगढ़ जो है वो अभयारण्य कहाँ स्थित है? वो चित्तौड़गढ़ में है। तो आप इसको भी देख सकते हैं पेज नंबर 25 पर। फिर अपन चलते हैं पेज नंबर 26 पर। तो इसमें ये देखिए ऊपर शेरगढ़ का लिखा हुआ है ना। शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बारां के अंदर है शेरगढ़। और ये जो है ताल छापर, ये सब जानते हैं काले हिरण के लिए जो जाना जाता है, तो ये है चूरू के अंदर। तो ये पेज नंबर आपको 26 पर मिलेगा। यानी दो अलग अलग पेज 25 और पेज 26 पर ये प्रश्न के जो ऑप्शन और प्रश्न के जो सूची 1 और सूची 2 दोनों चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 जो है L2 मैथ साइंस की अपन बात कर रहे हैं। L2 मैथ साइंस के अंदर जो प्रश्न नंबर 26 है, इसको गुहिल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको 2 पेज नंबर पर मिलेगा। इसमें आपने कालक्रम अनुसार देखना है। जयतर सिंह के जन्म दिनांक, यानी इनकी जन्म दिनांक आपको पता होना चाहिए, और उसी अनुसार आप इसकी जो जन्म दिनांक से संबंधित फैक्ट है वो आपको मिल जाएंगे। ये सॉरी आरबीएससी सिकवाल की जो वन लाइनर बुक आई थी उसमें पेज नंबर 79 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर ये कौन सा है? 26। तो यहाँ देखिए जयतर सिंह का शासनकाल था। जयतर सिंह का शासनकाल यहाँ पर देखिए 1213 से 1253। जयतर सिंह का जो शासनकाल था 1213 से 1253 ईस्वी। और वहीं हम बात करें इसके बाद में क्या क्या था, राणा हमीर, लाखा और कुंभा। तो यहाँ पर देखिए राणा हमीर का जो शासनकाल था वो 1326 से 1364 ईस्वी तक था। तो इसका जो शासनकाल रहा वो भी एक ही पेज पर मिल रहा है। ये पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 26 के सारे फैक्ट मिल रहे हैं। यहाँ देखिए आप, महाराणा लाखा का जो शासनकाल था ये सीधा बनाया हुआ है। महाराणा लाखा का जो शासनकाल था वो 1382 से 1421 ईस्वी तक रहा। और वहीं महाराणा कुंभा का जो है वो 1433 से। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? छोटी सी बुक है, मैं आपको बार बार कहता रहा कि बिल्कुल छोटी सी 144 पेज की, और साइज कौन सा है? दिशा बुक का जितना साइज है। और 144 ही पेज है, और मात्र कीमत 100 से 110 रुपए के भीतर आपको हर मार्केट में हर शॉप पर मिल जाएगी। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारे नंबर पर पर्सनली व्हाट्सएप पर भी अपना संपर्क, अपना आपका एड्रेस भेज करके हमसे ये बुक मंगवा सकते हैं। और आप उजाला टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन यदि प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो 5-7 दिनों के अंदर, 10 दिनों में आपके 5-7 दिनों के अंदर ही आपके घर तक बुक पहुँच जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बढ़िया क्या क्या चीज़ होगी? एक चीज़ हम देखते हैं, जैसे गाइड होती है ना, लक्ष्य गाइड होगी या कोई भी, मैं किसी गाइड का पर्सनल नाम नहीं लूँगा, कोई भी गाइड होगी, उन गाइडों में पूरी डिटेल में दी गई होती है हर चीज़ डिटेल में। यानी कि एक एक पेज के ऊपर पूरा पेज भरा होता है किसी के शासनकाल के बारे में और उस समय के बारे में सब चीज़ें दी होती है। क्योंकि जो भी बुक राइटर होता है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है हर चीज़ को ऐड करने की। परंतु हमने आरबीएससी वन लाइनर बुक्स में से ये फैक्ट उठाया और सीधा एक ही प्रश्न, एक ही पेज पर आपको अगर प्रश्न मिल रहा है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, और वो भी टफ लेवल का बनाया गया बोर्ड के द्वारा, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो इसलिए मैं आपको फिर से सलाह देता हूँ, आप आरबीएससी वन लाइनर बुक जरूर खरीदें। और यदि बुक नहीं खरीद सकते आपके पास, यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की, हमारा राजस्थान या राजस्थान के कला संस्कृति इतिहास के बारे में, तो वो बुक आप जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है, अपन आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है इस, ये देखिए एक पेज पर 4 प्रश्न आए हैं भाई। मैं कहता हूँ ये जो क्लिप है ना, इसको मैं शॉर्ट वीडियो के रूप में भी बना करके अपलोड करूंगा। एक ही पेज पर 4 प्रश्न। मैं खुद मतलब इस बात से बहुत गौरवान्वित हूँ, और इस बुक को फिनिश करने में जिन्होंने भी हमारी मदद की है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये देखिए प्रश्न नंबर 29, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला कौन सी बोली प्रचलित है? जिले में कौन सी बोली प्रचलित है? तो बागड़ी बागड़ी बोली जाती है। और थली और गौड़वाड़ी की उप बोलियां हैं मारवाड़ी। और वहीं राजस्थान की बोलियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 104 और प्रश्न नंबर स्क्रीन पर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 91
और प्रश्न नंबर 131, ये जो सभी प्रश्न है बोलियों के बारे में, ये चारों प्रश्न एक ही पेज पर मिल रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है। सिखवाल वन लाइनर बुक में आप अलग अलग बुक में पढ़ोगे ना, तो आपको अलग अलग पेज पर मिलेंगे, लेकिन एक ही पेज पर 4 सवाल आ जाना, मैं कहता हूं इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, शायद कोई हिस्ट्री में भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो देखते हैं हम इस प्रश्न का। मारवाड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़ी का जो है वो जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ये देखिए एक ही पेज पर, ठीक है। और 131 104 नंबर प्रश्न का जो एक फैक्ट है, मारवाड़ी बोली की उपबोलियां, तो अपने को ये देखिए मारवाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है? थली और गौड़वाड़ी। तो प्रश्न सीधा ही आया है, थली और गौड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो मारवाड़ी बोली की है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, मेरे नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता नहीं आप इस पर किस प्रकार समझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 29, ये देखिए राजस्थान में वागड़ी बोली का क्षेत्र है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एक ही पेज पर आपको 4 प्रश्न आएंगे, आए हुए हैं, इससे बढ़िया क्या होगा? ये देखिए प्रश्न नंबर 131, आधुनिक राजस्थान में जयपुर दौसा का क्षेत्र किस बोली का क्षेत्र माना जाता है? और ये है ढूंढाड़ी। जयपुर, एक चीज मैं बताता हूँ, जो ये ढूंढाड़ी बोली है, इसमें 6 शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो 6 शब्द जो सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, ये प्रश्न आया हुआ भी है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किस में होता है। और प्रश्न नंबर 91 भी हम अगर देखते हैं, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती। ये सब जानते हैं, वैसे नहीं जानते तो आज देख लीजिए, हाड़ौती में। और मेवाती किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये भी प्रश्न नंबर 91 के अंदर फैक्ट है। अलवर, खैरसर, तिजारा, डीग और भरतपुर, ये देखिए। और प्रश्न नंबर 91 का ही एक और चीज है, रांगड़ी व निमाड़ी किस बोली की बोलियां हैं? इंपॉर्टेंट चीज, तो मालवी की। ये बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, एक पेज पर किसी राइटर की बुक में से 4 प्रश्न आ जाना। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 104, प्रश्न नंबर 91 और प्रश्न नंबर 131, 4 प्रश्न एक ही पेज पर अगर कोई बुक में मिलेगा तो सिखवाल पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये सूची 1 में है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और महेंद्र सीड सिटी जापानी औद्योगिक पार्क। ये कुछ खनिज संसाधनों से, उनकी फैक्ट्रियों से संबंधित है। और इनके जो सूची 2 में है जयपुर, निमराना, उदयपुर और झुंझुनू। ये जो आपको पूरा प्रश्न आपको मिल जाएगा, पूरा प्रश्न ना भी मिले तो आपको कुछ फैक्ट इसमें मिल जाएंगे। पेज नंबर 27 पर ये देखिए, राजस्थान जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देवारी, उदयपुर में। ये L2 का प्रश्न नंबर 36 का है जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 में ये भी एक सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जो जीण माता, बीकानेर, डिगी कल्याण और करौली, करणी माता टोंक, कैला देवी सीकर, तो इसका आपने मिलान करना था। जो जीण माता का है ये सीकर में है, और ये देखिए डिगी कल्याण टोंक में है। करणी माता का मंदिर जो बीकानेर में है, चूहों के लिए प्रसिद्ध, कैला देवी का करौली में है। प्रश्न सिंपल है, लेकिन ये जो मामला दिया गया ना, ये यहाँ पर देखिए पूरा प्रश्न की लैंग्वेज देखिए, और ये जो नीचे मैटर दिया गया ना, इसमें कई बच्चे मात खा जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई हुआ नहीं है। बहुत से बच्चों ने माहौल बना दिया कि पता नहीं क्या ही परीक्षा हो गई, कैसे पेपर आ गए। अरे भाई सिंपल प्रश्न सिंपल थे, बट परीक्षा पेपर सेटअप करने का जो पैटर्न था वो थोड़ा टफ था, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को लगा कि पता नहीं क्या ही हो गया। और यदि हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं तो कृपया एक बार आप कंफर्म करवा दीजिए यूट्यूब लाइव में, थोड़ा सा मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न पेज नंबर 121, सॉरी पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 पर मिलेगा, मैथ साइंस का है। और ये देखिए कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है जी? ये है करौली में। और वहीं करणी माता का जो है वो भी पूछा गया है, तो करणी माता का देशनोक बीकानेर में, सब जानते हैं वैसे। और ये देखिए जीण माता का मेला कहाँ लगता है? तो वो ये है सीकर में। और वहीं एक डिगी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये है टोंक में।
तो इस प्रश्न का जो है ये पेज नंबर कौन सी वन लाइनर आरबीसी सिक्वल कक्षा 6 से 10 तक की पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 पर ये प्रश्न मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ये भी, और इसमें ये बीसलदेव रासो, सागत रासो, खुमान रासो और हमीद रासो, ये जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, ये किस किस के द्वारा लिखे गए थे, तो इनका इनसे मिलान करना है। बट मैं आपको बता दूं, ये आपको सीधा अगर आपने प्रश्न चेक करना है तो आपके पास उजाला आरबीसी वन लाइनर बुक होनी चाहिए सिकवाड़ पब्लिकेशन की। इसका पेज नंबर 124 ओपन करना यदि है तो पेज नंबर 24 पर ये आपको प्रश्न नंबर 46 यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, खुमान रासो आ गई, सगत रासो आ गई, और एक और कौन सा था, बीसल देव रासो और हमीर रासो, है ना। यहाँ पर बीसल देव रासो ये रही, बीसल देव रासो ये रहा। L2 मैथ साइंस में बीसल देव रासो जो है वो नरपति नालय की रचना है। वहीं हमीर रासो है वो जोधराज की रचना है। और खुमाणा रासो जो है वो दौलत विजय की रचना है। और सगत रासो जो है वो गिरधर आसिया की रचना है। तो ये जो प्रश्न है वो पेज नंबर 124 पर सारे फैक्ट मिल जाएंगे। अलग अलग आप गाइड के अंदर देखोगे ना, तो उसमें बहुत व्याख्यात्मक रूप से मिलेगा और बहुत माथापच्ची मारने पर मिलेगा आपको, उसमें टाइम लगेगा यानी ढूंढने में भी। लेकिन इसमें सीधे ही प्रश्न और सीधे ही सारे फैक्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 51 में क्या पूछा गया, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम किस वर्ष प्रभावित हुआ, तो 2011 में। ये प्रश्न तो आसान है, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपको मिलेगा जी पेज नंबर 54 पर। यहाँ देखिए, ये राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2011 से यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते। कालीबंगा प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इन कथनों पर विचार करके इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर जो चुनना था वो देखिए। ये आपको फैक्ट कहाँ पर मिलेगा, जो प्रश्न नंबर 52 है प्रश्न पत्र के अनुसार, और पेज नंबर 9 पर मिलेगा जी। कालीबंगा के ये देखो चारों ही कथन का मिल रहा है। ठीक है, ये चार कथन है ना, 1, 2, 3 और 4। यह सभ्यता प्राचीन द्वस्वती और सरस्वती नदियों घाटियों में पुष्पित पल्लवित हुई। यह सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता को खोजा था, और 1961-62 में बीबीलाल और बीके थापर ने यह सभ्यता का उत्खनन किया था। तो इसके फैक्ट हम चेक करते हैं। अगर आपको आसान और कम टाइम के अंदर इसका उत्तर खोजना है तो यहाँ देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता किस नदी घाटी में है, दोषद्वती और सरस्वती नदी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का फैक्ट है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये की थी अमलानंद घोष ने। और नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई, हनुमानगढ़ जिले में। और पहले इसका कई बार परीक्षाओं के अंदर गंगानगर जिला भी आया है, तो वहां पर अगर हनुमानगढ़ नहीं है और ऐसी स्थिति में आपको गंगानगर भरना है, बट अगर गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले दिए गए हैं तो आपको हनुमानगढ़ ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये यहाँ हमारे कालीबंगा थोड़ी नज़दीकी पड़ता है, और कालीबंगा सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ जिले में है मुख्य रूप से। और वहीं रंग महल की बात करें तो रंग महल सभ्यता जो गंगानगर जिले के अंतर्गत आती है, ये कालीबंगा के थोड़ा पास में ही है, बट इसी क्षेत्र में आती है। और वहीं कालीबंगा सभ्यता की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी, ये बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुई थी। ये भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 54। ये प्रश्न नंबर 54 है। ये मैथ्स हम चर्चा जो कर रहे हैं, आज का जो विषय है वो L2 मैथ साइंस की जो परीक्षा रीट मेंस की हुई थी, और उन परीक्षाओं के अंतर्गत जो आरबीएससी वन लाइनर जो बुक सिकवाल पब्लिकेशन की आई थी अभी हाल ही में, लगभग 28 दिसंबर के करीब करीब ये मार्केट में आ गई थी। और उस बुक के अनुसार जो प्रश्न उस बुक में से आ रहे हैं, हम मिलान कर रहे हैं, हम सीधे ही प्रश्न पढ़े हैं, लाइन टू लाइन प्रश्न पढ़े हैं, पेज टू पेज प्रश्न पढ़ रहे हैं, एक एक पेज के ऊपर दो दो प्रश्न पढ़ रहे हैं, चार चार प्रश्न पढ़ रहे हैं। आरबीएससी सिकवाल वन लाइनर का पेज 123 पर देखेंगे तो मैथ साइंस के 4 प्रश्न मिल रहे हैं आपको 123 पेज नंबर पर। तो ये देखिए, राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की झील है, तो ये है जी पुष्कर झील। मीठे पानी की झील जो पुष्कर झील है, और डीडवाना, पचपदरा, ये सारी नागौर के अंतर्गत आती है। और ये डीडवाना और पचपदरा, और ये सांभर झील, पचपदरा है जो शायद बाड़मेर में है, और जो सांभर झील है वो अब जयपुर में थी। और ये पेज नंबर पर आपको मिलेगा जी 18 पर।
और हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। ये देखिए, राजस्थान की प्रमुख झीलें संचयन, L2 मैथ साइंस। ये देखिए, सांबर झील। राज्य में निम्नलिखित में स्थिति खारे पानी की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? सांबर झील है, पचपदरा झील है, डीडवाना झील है, लूणकरणसर झील है, पोखरण झील है, फलोदी। ये जो झीलें हैं, ये है खारे पानी की झीलें। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक मीठे पानी की झील का चयन करना है, तो पुष्कर झील है जो वो मीठे पानी की झील है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर खारे पानी की झीलें तलाशनी थी। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर पुष्कर झील, ये देखो, ये देखिए, मान अजमेर जिले के अंदर धार्मिक महत्व की प्राकृतिक जो झील कहाँ स्थित है, तो ये मीठे पानी की झील है जो पुष्कर झील है। ये वाली पुष्कर झील है जो मीठे पानी की झील है। यहाँ पर दिया तो नहीं गया मीठे पानी की झील के बारे में, बट हम सब जानते हैं। और इसका अपने को उत्तर ढूंढना था, तो यहाँ पर 3 फैक्ट अगर आपको खारे पानी के मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है, अभी एक जो बच गया वो मीठे पानी की होगी। और जो पचपदरा झील है वो बाड़मेर में थी पहले, और अब शायद बालोतरा के अंतर्गत आती है। और चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर जब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 61। ये रीट मेंस L2 मैथ साइंस, यानी विज्ञान विषय की हम चर्चा कर रहे हैं। और विज्ञान विषय की जो अभी परीक्षा हुई थी रीट मेंस की, उसमें जो विज्ञान का पेपर था, और उसमें जो रीट मेंस के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे, वो प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं, एक ही बुक के अंदर मिलान कर रहे हैं। पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शाखा से संबंध है? ये है जी नाथद्वारा में। सबको उत्तर पता होगा क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। और ये आपको हम बता दें, पेज नंबर 107 पर मिल जाएगा, RBSC सिकवाड़ वन लाइनर बुक में। ये देखिए, पिछवाइयों के अलावा नाथ द्वारा शैली की अन्य विशेषताओं में केंद्र श्रीनाथ जी की आकृतियां, गायों की मनोरथ दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में संगन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि है। तो यानी नाथ द्वारा शैली के बारे में हम पिछवाइयों के बारे में बताना था। भाई पिछवाइयाँ जो है वो किस चित्र शैली की विशेषता है, तो वो नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर है जी 66। इसमें भी सूची का मिलान करना है। एक तरफ राजस्थान के नृत्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, तो उन जिलों का मिलान करना था। तो बिल्कुल आसान जो प्रश्न है, हम इसको देख पा रहे हैं। घुड़ला जो नृत्य है वो जोधपुर का है, और गीदड़ नृत्य वो शेखावाटी क्षेत्र का है। और इसी प्रकार से हम इस प्रश्न के यदि राइट आंसर ढूंढते हैं, और आपको एक ही पेज पर मिल जाएगा, ये प्रश्न आपने चेक करना हो तो ये देखिए, सिखवाड़ पब्लिकेशन की जो अभी बुक आई थी, राइटर हैं प्रेमपाल घारू, और उनके कुछ सहलेखन में उनका सहयोग करने वाले कुछ उन्हीं के स्टूडेंट। और ये देखिए, गैर नृत्य हैं वो किस कहाँ का है, मेवाड़ और बाड़मेर बालोतरा इस क्षेत्र में किया जाता है जी गैर नृत्य। ठीक है। और एक नीचे दिया गया घुड़ला नृत्य, तो ये सब जानते हैं जोधपुर के अंदर महिलाओं का नृत्य है, जो कि मटका सिर के ऊपर रख करके उसके अंदर दिए जला करके ऐसे, मतलब एक यात्रा की जाती है जैसे। और ये 66 प्रश्न का जो एक फैक्ट है वो मिल रहा है, विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला गीदड़ नृत्य, तो ये शेखावाटी क्षेत्र का है जी। ठीक है। और बच गया जो, वो कौन सा था, वालर नृत्य, तो ये सीधा सी बात है, वालर नृत्य जो सिरोही का आ गया है ना। गीदड़ नृत्य आ गया जी जोधपुर का, और गैर नृत्य आ गया मेवाड़ मारवाड़ का। और ये, सॉरी, गीदड़, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, 1 सेकेंड, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जो घुड़ला नृत्य है ये जोधपुर का है, और गीदड़ नृत्य है वो शेखावाटी का है, और जो गैर नृत्य है ये मेवाड़ और बाड़मेर बालोतरा में किया जाता है, और जो वालर नृत्य है ये सिरोही में किया जाता है। तो मिलान करना था, मिलान के अनुसार आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 119 पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 72। तो इसमें अभिकथन और कारण है, उसके सही आंसर उसके अनुसार सिलेक्ट करना था। तो प्रश्न क्या था, जयपुर स्थित जंतर मंतर निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया, और कारण क्या था, यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।
तो जंतर मंतर के बारे में है, और ये आपको जो पेज नंबर मिलेगा जी 89 पर, ये देखिए पेज नंबर 89 पर प्रश्न नंबर 72, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जय सिंह द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है जी? जयपुर का जंतर मंतर। ठीक है, और जंतर मंतर जयपुर का यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? जुलाई 2010 में। तो ये दो ही लाइन दी गई है और दोनों ही लाइन प्रश्न के अंदर पूछी गई है। एक ही पेज पर आपको इसका पूरा का पूरा प्रश्न मिल जाएगा। कौन सी बुक में? आरबीएससी वन लाइनर बुक में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 76। 76 प्रश्न में क्या पूछ रहा है जी? लोक देवताओं का कालक्रम पूछ रहा है। तो लोक देवताओं के कालक्रम के अनुसार यदि आपने चेक करना तो पेज नंबर 91 और पेज नंबर 92 कौन सी बुक है? सिखवाड़ पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक के अंदर चेक कर सकते हैं। सीधे ही प्रश्न आए हुए हैं। तो वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल, नागौर, और माघ शुक्ल चतुर्दशी को, और 1073 ईस्वी में हुआ था, है ना। और एक फैक्ट इसका आपको अगले पेज पर 92 नंबर पेज पर मिल जाएगा। कोलूगाम बाबूजी का, हाँ बाबूजी का जो है, जो जन्म इन्होंने पूछा है शायद, वो 1239 ईस्वी में हुआ था। और उसके अनुसार आपको ये देखिए, तेजा जी, गोगा जी, बाबूजी और देवनारायण जी, तो ये आपको अलग अलग पेज पर मिल जाएगा दोनों तीनों के। ये हमने ध्यान से देख लेना है। गोगा जी का जन्म और बाबू जी का जन्म, तेजा जी का जन्म और देवनारायण जी का जन्म, तो जहाँ पर जो मिल रहे हैं वो दो मिल रहे हैं, और दो का हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया गया था उस समय बुक में, बट जो मिल रहा है वो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 में क्या पूछा गया है जी? कथन और कारण, वही सेम चीज जो सबसे टफ लगी इस परीक्षा में, वो ये था। नीचे दिए गए अभिकथन, अभिकथन क्या है? चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में चंबल नदी पर स्थित है, और इसका निर्माण दोनों राज्यों से ने मिलकर किया, और यह परियोजना 1965-66 में शुरू हुई थी। उपरोक्त कथन के आलोक के नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण, तो ये जो आपको पूरा प्रश्न अगर आपने चेक करना है तो पेज नंबर 17 है, ओपन कीजिएगा। कौन सी बुक में? आरबीएससी वन लाइनर बुक में। और इसका आपको राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए जी, पहले तो देख लेते, प्रश्न नंबर 77 है। यहाँ देखिए, चंबल नदी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट मिल जाएगा जो आपके लिए कुछ चीजें आसान कर देता है। और नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? धार्मिक आंदोलन जो शुरू करने का श्रेय, तो संत धन्ना है, और इसका आपको राइट आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 94 पर। यहाँ पर देखिए, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? ये देखिए बुक के अंदर हमने सीधा फैक्ट लिखा हुआ है वन लाइनर के रूप में। भाई कुछ भी डिटेल नहीं लिखी, सीधे प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, सामने मिल जाएगा संत धन्ना का। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य कथन है? तो मेलों के बारे में बताने हैं, और इसका हम फैक्ट अगर चेक करते हैं तो प्रश्न आपने चेक करना है, और आपको दो पेजों पर मिलेगा। सिखवाड़ पब्लिकेशन वन लाइनर बुक, आरबीएससी कक्षा 6 से 10 तक की। इसमें हम देख लेते हैं जी, प्रश्न नंबर कौन सा था? ये 109। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 109, आदिवासियों का कुंभ का मेला कौन सा है? वेणेश्वर का मेला। ठीक है, सब जानते हैं वैसे तो। और ये खलकाणी माता का मेला, खलकाणी माता के बारे में पूछा गया है। और खलकाणी माता का मेला कब लगता है? मेला कहाँ लगता है? भावगढ़, बंध्या, लूणियावास गांव और जयपुर के अंदर लगता है। इतनी डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, सीधा जयपुर मिल सकता है हर बुक के अंदर, लेकिन ये भावगढ़, बंध्या, लूणियावास गांव के अंदर ये पूरी आपको यहाँ पर डिटेल मिल रही है। और नेक्स्ट हम इसी प्रश्न का एक फैक्ट और है। ये देखिए प्रश्न नंबर 109, अलवर में मृतृ का लक्खी मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, और ये वैशाख और माघ भाद्रपद माह में आयोजित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको प्रश्न नंबर 109 का एक यहाँ पर मिल रहा है, कपिल मुनि का मेला
कब और कहाँ लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत और बीकानेर के अंदर, ठीक है, कोलायत जो कि बीकानेर के अंदर है, और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनि का मेला सब जानते हैं। और नेक्स्ट हम प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 112, महाराणा प्रताप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। उन्होंने प्रतिबंध सामंतों और रीलों का दल एकत्रित किया था। उन्होंने अपना ठिकाना कुंभलगढ़ से गोगुंदा स्थानांतरित किया था। और नेक्स्ट है, उन्होंने 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना से संघर्ष किया था, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और ये आप पेज नंबर 81 पर देखिएगा, ये पूरा आपको प्रश्न एक पेज नंबर 81 पर 2 फैक्ट इसके मिल जाएंगे। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? 1572 से 1597। और एक है हल्दी घाटी युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो खमनोर के निकट लड़ा गया था। ये चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 में क्या है? मेहरानगढ़, सूची 1 के अंदर मेहरानगढ़, सिवाना, जूनागढ़, गागरोन ये दुर्गों के नाम है, और उनको आपने सूची 2 के साथ मिलाना था, जो कि बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़ और बाड़मेर है। तो हम यहाँ पर मिलाने की कोशिश करते हैं, और वैसे तो सब जानते ही हैं, बट फिर भी हम इसको यहाँ पर क्लियर ही कर देते हैं। जो मेहरानगढ़ है वो जोधपुर के अंदर है, सिवाना दुर्ग है जो बाड़मेर में है, जूनागढ़ दुर्ग है जो बीकानेर के अंदर है, और गागरोन जो दुर्ग है वो झालावाड़ के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए, ए का 3 नंबर किसके अंदर मिल रहा है? ए का 2 नंबर है, ये वाला ए का 2 नंबर है। और बी का सिवाना दुर्ग है जो बाड़मेर है, बी का 4 नंबर है। और सी का 1 नंबर, सी का 1 नंबर बिल्कुल यही राइट आंसर है, एकदम करेक्ट लगा रखा है। और जिसने भी ये पेपर में प्रश्न किया है तो उसका सही है। तो ये आपको मिलेगा जी पेज नंबर 113, 114 और 115 पर, तीनों चारों चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा था? 113। ये देखिए, छप्पन के पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग किस जिले में है? सीधे प्रश्न पड़ा है, और आपको बालोतरा, ये देखिए, ये वर्तमान समय में बालोतरा है, लेकिन पहले बाड़मेर था, तो पहले पुराने जिलों के अनुसार पूछा गया है, तो बाड़मेर भी सही आंसर है, और बालोतरा दे दिया तो बालोतरा भी सही आंसर है। नेक्स्ट है, और प्रश्न नंबर इसी का हम नेक्स्ट फैक्ट चेक करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर में कब स्थापित किया गया? सीधा सा प्रश्न है कि जोधपुर में है, और चिड़िया टूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ दुर्ग। और नेक्स्ट है, इसी का फैक्ट है, जूनागढ़ दुर्ग वो कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत। कब इसका निर्माण हो गया और किसने किया? राय सिंह ने किया था। ये देखिए, जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर के अंतर्गत है, ठीक है। और इसी का एक फैक्ट और है, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, गागरोन दुर्ग जो कहाँ है? झालावाड़ में। सब जानते हैं, जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। टॉडगढ़ और धूलगढ़ इस दुर्ग का प्राचीन नाम था। ये अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो आज यहाँ से आप इस बुक में से पढ़ लीजिए। हम जल्दी से जल्दी एक चीज अपने श्रोताओं को बता दें, अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि भाई हम इस बुक को पूरी को हम इस पर यूट्यूब के माध्यम से हम चैप्टर वाइज डेली इस बुक को आपको पढ़ाएंगे। और यदि आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका बहुत बहुत आने वाले समय के अंतर्गत चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 136, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था। मैथ साइंस के प्रश्न पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सूची 1 क्या है? राजस्थान की नदियां हैं, बनास नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है और साबरमती नदी है। इन नदियों का आपने सहायक नदियां हैं जो जोजड़ी है, मैनाली है, वाकल है और पन्नम है, तो इन नदियों के साथ आपने मिलान करना था। ये जो चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रश्न नंबर 136 जो है वो आपको पेज नंबर 16 पर मिल जाएगा। कौन सी बुक में? सिखवाड़ पब्लिकेशन। यहाँ पर से देखिए, स्क्रीन पर आपको जो शो कर रही है ना, यहाँ पे ये स्क्रीन पर जो आपको शो कर रही है, इस बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए हम इसका थोड़ा चेक कर लेते हैं फैक्ट को। ये देखिए, बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मैनाल, कोठारी, बेड़च और खारी, ये है बनास की सहायक नदियाँ। और लूनी की सहायक नदियाँ हैं जो जोजड़ी है, बांडी है, जवाई है, मीठड़ी है। ये देखिए, जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुइया, तो ये नदियाँ जो है वो लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। यदि आपको 2 नदियों का मिल जाता है ना, तो बाकी 2 का ढूंढना भी आपको आसान रहता है।
और नेक्स्ट हम पेपर जो मैथ साइंस की चर्चा करें वो लास्ट प्रश्न है। इसके बारे में आपको 2 मिनट की कुछ चर्चा के अंदर कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो उसको जरूर देखते जाइएगा। और नेक्स्ट है जो वह कलाकृति के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था। नील मृदभांड, थेवा कला, उस्ता कला और अकोला छपाई। तो इनको हमने सूची को सूची 2 के साथ मिलान करके नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना था। तो ये जो है वो आपको 3 पेज परफेक्ट मिलेगा। 103 पेज नंबर पर यहाँ देखिए अकोला। अकोला क्या है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा कहलाता है छिप्पों का अकोला कहलाता है। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है भाई। तो चित्तौड़गढ़ में ये देखिए यहाँ पर इसको छिपोला को मिला देते हैं जी चित्तौड़गढ़ के साथ। नेक्स्ट है 105 पेज नंबर पर, ये देखिए थेवा कला। सब जानते हैं प्रतापगढ़ में तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बहुत बार प्राचीन हो चुका है ये प्रश्न। ठीक है, प्राचीनतम भी कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले बहुत सारी भर्तियों में आ चुका है। तो थेवा कला है, ये देखिए थेवा कला, ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत आती है। और नेक्स्ट हम चेक करते हैं पेज नंबर 108 पर। ये देखिए उस्ता कला। उस्ता कला का कलाकारों को बीकानेर में कौन लाया था? उस्ता कलाकारों को महाराजा राय सिंह लेकर के आए थे। ठीक है जी। तो उस्ता कला कहाँ की होगी? बीकानेर की होगी। यहाँ देखिए उस्ता कला है जो वो होगी जी बीकानेर की। तो बच गई कौन सी? नील मृदभांड, ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी के नाम से सब जानते हैं, लेकिन नील मृदभांड का नाम आते ही थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा दोनों चीजें भविष्य की भर्तियों में के लिए भी। तो ये जयपुर से संबंधित है, ब्लू पॉटरी आप सब जानते हैं। तो चलिए ये जो हमारा सेशन था ये हो गया समाप्त जी। ये और फैक्ट मैं आपको बता दूं, लगभग आप अगर ध्यान से चेक करेंगे तो ये बहुत सारे प्रश्न आए हैं परीक्षा में। आरबीएससी वन लाइनर सिखवाड़ पब्लिकेशन की जो बुक है, मैं एक बार फिर से आपको वापस लिए चलता हूँ। उस बुक की फोटो आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन में, वैसे तो एक साइड में दिखाई दे रही है। ये देखिए ये जो बुक है, ये जो बुक है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये देखिए ये बुक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये बुक आपके पास अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आप सेकंड ग्रेड के लिए भी इस बुक को अभी खरीद लीजिएगा। और वरना आप बाद में फिर पछताओगे। और ये बुक है, और बुक के अंदर ये लेखक है, इसका जो लेखन का के अंदर जो पूरा सहयोग दिया गया था उनका भी पूरा इसके डिटेल है। और यहाँ पर कक्षा, ये देखिए सिखवाल पब्लिकेशन द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। और नवीन जिलों के और संभाग के अनुसार है। राजस्थान अध्ययन राजस्थान जी के पूरा मिल जाएगा इसके अंदर। और आरबीएससी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की पुस्तकों का सार संग्रह है इसके अंदर है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये देखिए आरपीसी और आरबीएससी, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आरपीएससी एवं आरएसएसबी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी है। आपका कोई बहन भाई अगर छोटा जो युवा है जो अभी तैयारी कर रहा है बीएसटीसी की, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी ये बुक। हर भर्ती परीक्षा के लिए आपके पास ये एक सफलता की कुंजी है। छोटी सी बुक है, इसको अपने पास रखना। और ये बुक इतनी छोटी है कि आपकी पैंट की पॉकेट के अंदर भी आ जाएगी, ये थोड़ी सी समेट करके और पैंट की पॉकेट के अंदर भी आ जाएगी। इतनी अच्छी बुक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी हम कहें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम ले चलते हैं आपको एक छोटी सी जानकारी के साथ में कि भाई जो उजाला टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, उजाला टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन। और उस पर सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपका मंथली एक शेड्यूल रहता है। और हर महीने के शेड्यूल के अनुसार सिर्फ 200 रुपये मासिक शुल्क फीस है। और आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे तो तिरंगे का लोगो लगा हुआ है, उसको डाउनलोड करके आप छोटा सा कोर्स वो ज्वाइन कर लेना। हर महीने ज्वाइन करना पड़ेगा और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इन्हीं ऑथेंटिक किताबों से वहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं। और अभी जो हमने प्रश्न पत्रों का जो शेड्यूल है, जो टेस्टों का शेड्यूल है, जो पैटर्न है, वो हमने हाल ही में जो परीक्षा हुई है रीट मेंस की उसके अनुसार हमने बनाना शुरू किया है, ताकि बच्चों को उसी अनुसार तैयार किया जा सके। और एक मैं आपकी जानकारी और बता दूं कि जो परीक्षा 2022-23 के अंदर सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी, उसमें राजस्थान टॉप करने वाला जो स्टूडेंट था वो उर्दू विषय से, वो राजस्थान जो टॉप किया था वो मोहम्मद आमिर था। और मोहम्मद आमिर उजाला टेस्ट सीरीज परिवार का ही वो स्टूडेंट था। और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपकी भूमिका निभा सकती है आपकी सफलता में। आप टॉपिक वाइज अगर पढ़ते हैं, दिन में एक टॉपिक और शाम को एक दो टॉपिक पढ़ के उसका टेस्ट अगर हो जाता है, तो इससे बढ़िया तैयारी आपकी शायद ही कहीं होगी। और आप एक टेस्ट सीरीज, चाहे उजाला टेस्ट सीरीज नहीं तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं।
बट टेस्ट सीरीज का होना आपके साथ में जरूरी है। तो चलिए आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन, लाइव सेशन हम लेकर के जल्दी ही आएंगे। हो सकता है कल ही ये लाइव सेशन करें हम, और वो रहेगा जी एसएसटी में जो प्रश्न आए हैं इस बुक में से, कौन सी बुक में से, ये सिखवाल पब्लिकेशन की ये जो बुक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस बुक में से जो प्रश्न आए हैं सीधे हूबहू, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। कब? 24 जनवरी को शाम को, रात को 9 बजे। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का, अपना कीमती समय आपने यहाँ पर दिया, और हम अब समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।